परमार एसएससी फैटमैन बुक भूगोल के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान और द्वीप के बारे में। उत्तरी मैदान में जो टॉपिक कवर किया गया है वो है उत्तरी मैदान, भारत के तटीय मैदान, बंदरगाह, द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में। तो चलिए उत्तरी मैदान और द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तरी मैदान जो है वो समतल उपजाऊ भूमि है जो तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बनी है। उत्तरी मैदान जो है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बनी हुई है। निक्षेपित पदार्थ एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करता है जो कृषि के लिए अनुकूल है। उत्तरी मैदानों के भौगोलिक विभाजन। तो हिमालय से जस्ट नीचे है भाबर के बाद आता है तराई क्षेत्र के बाद आता है बांगर, फिर खादर। उत्तरी मैदानों की वर्गीकरण तो पहला जो है वो है भाबर शिवालिक के दक्षिण में स्थित एक संकरी पट्टी 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। पहाड़ों से नीचे आने वाली नदियां पत्थर और कंकड़ जमा करती है जिसके कारण यह लुप्त हो जाती है। यानी पहाड़ों से आने वाली नदियां जो है वो भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। अत्यधिक सरंध्रता के कारण यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। भाबर के बाद जो क्षेत्र आती है वो है तराई क्षेत्र। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर होती है। जैसे ही नदियां भाबर परत से होकर के निकलती है वे पुनः प्रकट हो जाती है जिसे दलदली क्षेत्र बन जाता है। तराई क्षेत्र जो है वो हरी भरी वनस्पतियों और उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध है जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। तो तराई क्षेत्र में जो राष्ट्रीय उद्यान हुए तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि बिहार, राजाजी उत्तराखंड, चितवन नेपाल। तराई क्षेत्र के बाद आता है जलोढ़ बाढ़ के मैदान। तो जलोढ़ बाढ़ के मैदान यह नदी तलछट के जमाव से बनी उपजाऊ भूमि है। इन्हें निम्न में विभाजित किया गया है। तो पहला खादर और दूसरा बांगर। खादर जो कि नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। खादर नवनिर्मित बाढ़ क्षेत्र है जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ से होता है। खादर जो है वो बांगर से ज़्यादा उपजाऊ है जो गहन खेती के लिए उपयुक्त है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसी को बांगर कहते हैं। यह हजारों सालों से जमा हुआ पुराना ऊंचा बाढ़ का मैदान है। इस क्षेत्र में अत्यधिक चनेदार यानी कंकर युक्त जमा होते हैं जो इसे कम उपजाऊ बनाता है। अब है भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान की बात करें तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे दो प्रमुख तटीय मैदान हैं। तटीय क्षेत्र जो है व्यापार, पर्यटन, बंदरगाह विकासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान बीच में संकरे हैं और सिरों पर चौड़े हैं, यानी इसको हम डंबल जैसी आकृति कह सकते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को जलमग्न तटीय मैदान कहा जाता है क्योंकि तट के पास की भूमि का एक हिस्सा समय के साथ समुद्र तल से नीचे डूब गया। यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदानों में नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुअरी बनाती है क्योंकि वे तेजी से समुद्र में मिल जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान बैक वाटर यानी कयाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वह बैक वाटर यानी कयाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए केरल में पुनमदा कयाल में ही नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है।
पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अत्यधिक चौड़े हैं और बड़े नदियां जो है वो डेल्टा के साथ उभरती हुई तटरेखा है। पश्चिमी तटीय मैदान में गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां जो है वो बहती है और इन नदियों के द्वारा निर्मित है जो मिट्टी लाती है और इसे तलछट के साथ जमा करती है। तो पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाह विकास के लिए अब अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। अब बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। भारतीय बंदरगाहों का वर्गीकरण। तो मुख्य बंदरगाह तो कुल मुख्य बंदरगाह की संख्या 13 है। सार्वजनिक बंदरगाह जिसमें से 12 है और निजी बंदरगाह 1 है। एक जो है वो कामाराजर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित है। यह एकमात्र सरकारी निगमित बंदरगाह है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो कि केरल में है, यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। भारत के 13 बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह स्थान और उनकी विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है और इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह या उपग्रह बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मोर्मुगांव बंदरगाह जो गोवा है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है मोर्मुगांव बंदरगाह। मंगलौर बंदरगाह जिसे नया मंगलौर बंदरगाह भी कहा जाता है, मंगलौर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। एनोर बंदरगाह जिसे कामराजर बंदरगाह भी कहा जाता है, एनोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह एनोर बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह को वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह को वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है, कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह जो कि ब्रिटिशों द्वारा विकसित सबसे पुराना बंदरगाह है वह है कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। तो बंदरगाह और स्थान की बात करें, पहले बात करते हैं बंदरगाह के कुछ अनेक नाम जो हो गए। तो कांडला बंदरगाह को और क्या कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह ही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और क्या कहा जाता है? नहावा सेवा बंदरगाह। मंगलौर बंदरगाह को क्या कहा जाता है? नया मंगलौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कामराजर बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को क्या कहा जाता है? वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अब बंदरगाह और स्थान की बात करें तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। मोर्मुगांव बंदरगाह गोवा। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक। कोचीन बंदरगाह केरल। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह
पश्चिम बंगाल। डायमंड हार्बर किस बंदरगाह को कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह जो कि ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था, कोलकाता बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को। जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मोर्मुगांव बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह या उपग्रह बंदरगाह किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। ज्वारीय बंदरगाह किसको कहते हैं? कांडला बंदरगाह को। वधावन बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं महान भारतीय रेगिस्तान। भारत में जो रेगिस्तान है उसको कहते हैं थार रेगिस्तान। थार मरुस्थल जो है वो अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है थार मरुस्थल। यहाँ कम वर्षा होती है, लगभग 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। ग्रीष्म काल जो है वो बहुत गर्म होता है और सर्दियाँ जो है वो ठंडी और शुष्क होती है। इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है मृतकों की भूमि। यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है वो अल्पकालिक है, अर्थात वे केवल बरसात के मौसम में ही बहती है। भारत के द्वीपों की बात करें तो द्वीप एक भूभाग है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है और महाद्वीप से छोटा होता है। भारत के द्वीप समूह। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है और अंडमान व निकोबार द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहला है लक्षद्वीप समूह। ये प्रवाल निक्षेप से बने हैं, जिसके कारण इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। 36 में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो अंद्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है अंद्रोथ द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। अंडमान व निकोबार द्वीप की बात करें तो इन्हें अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार का जलमग्न विस्तार माना जाता है। अंडमान व निकोबार में कुल द्वीप जो है वो 572 है और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सैडल पीक। महत्वपूर्ण कुछ जल डमरू मध्य और जल मार्ग। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, या फिर कहें कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। डंकन जल डमरू मध्य। डंकन जल डमरू मध्य जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। डंकन जल डमरू मध्य जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल। कोको चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा म्यांमार के बीच है। कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करती है। कुछ स्थानीय जनजातियां की बात करें तो अंडमान में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? अंडमान में उत्तरी अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंथली। सेंथली जनजाति अंडमान में, ओंगे जनजाति भी अंडमान में पाए जाते हैं, जारवा जनजाति अंडमान में रहते हैं, उत्तरी अंडमानी जो है वो अंडमान में रहते हैं। निकोबारी जनजाति जो है वो निकोबार में, सोमपेन जनजाति निकोबार में रहते हैं। सेंथली जनजाति अंडमान, सोमपेन जनजाति निकोबार, ओंगे जनजाति अंडमान में, जारवा जनजाति अंडमान में रहते हैं। अंडमान और निकोबार में पुनः नामित द्वीप जो है तो रॉस द्वीप।
रॉस द्वीप जो थे उसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नील द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहा जाता है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप जो है उसको अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर अंडमान में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रीची द्वीप समूह में। उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर अंडमान में। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान मध्य अंडमान में। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार में है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात करें तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव में है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव, एक तरह से 8 डिग्री चैनल जो हो गया मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनिकॉय, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीन दीवी और कन्नानौर को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीन दीवी और कन्नानौर के बीच में है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विवादित द्वीप जो हैं उनके बारे में। तो न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। यह विवादित द्वीप है। कच्चा तीवू द्वीप, कच्चा तीवू द्वीप जो है वो पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटा निर्जन द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, इसलिए कच्चा तीवू द्वीप जो है वो विवादित है। सर क्रिक रेखा, सर क्रिक रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक रेखा भी विवादित है। तो न्यू मूर द्वीप, कच्चा तीवू द्वीप और सर क्रिक रेखा जो है वो विवादित है। न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। कच्चा तीवू द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। सर क्रिक रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय द्वीप की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वह उड़ीसा के चांदपुर में है और इसे मिसाइल परीक्षण स्थल भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप, यह मिसाइल परीक्षण के लिए है। आलिया बेट द्वीप, आलिया भट्ट द्वीप जो है वो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी के डेल्टा में स्थित यह नदी द्वीप है। खंबात के खाड़ी के निकट है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु पुल जो है वो रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। राम सेतु पुल रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में है। परिकुद द्वीप, परिकुद द्वीप जो है वो उड़ीसा में है। कुछ और तथ्य की बात करें तो पाक जलडमरू मध्य का दक्षिण पश्चिमी भाग पाक खाड़ी कहलाता है। पाक जलडमरू मध्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वह पाक खाड़ी कहलाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण है।
23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा। पिग्मेलियन पॉइंट जिसे अब इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, भारतीय क्षेत्र का यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये था उत्तरी मैदान और द्वीप के बारे में जानकारी।